काफी इंपॉर्टेंट डेटा आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और कैसे इसका अफेक्ट आपको आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी पे देखने को मिलेगा। और मतलब एक बहुत ही दिमाग खुलने वाला जो बात है वो लास्ट में मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो कि आपके रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी हुई है। और ध्यान से देखना, वीडियो को समझने की कोशिश करना, तो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग सही हो सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉर्पस प्लानिंग सही हो सकती है। नहीं तो आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईयर्स की, कि कितने सालों का जो पीरियड रहा है उसमें इक्विटी, गोल्ड और डेट का रिटर्न कैसा रहा है, एंड प्लस क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है यहाँ पे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो जैसे 1979 से 1992 तक का बात है, तो ये लगभग 13 साल का यहाँ पे बात हम कर रहे हैं। तो ये जो 13 साल का पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न की बात हो रही है। इस 13 साल में एसआईपी की जाती या हर कुछ समय पे पैसा लमसम ही डाला जाता तो रिटर्न्स डिफरेंट बनते। लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न की बात करते हैं 1979 से 1992 तक का, जो हर्षद मेहता का जो स्कैम 1992 में उजागर हुआ था, उसके बाद मार्केट जो गिरी थी, तो 1979 से 1992 तक 13.1 इयर्स का पीरियड था। 13 साल 1 महीने का बुलरन का पीरियड था पूरा, और लगभग यहाँ पे 33% का सालाना रिटर्न सेंसेक्स ने जनरेट करके दिया था। लगभग 33% सालाना, और काफी इसके पीछे हाथ मेहता साहब का भी था। इसी टाइम पीरियड में गोल्ड का जो रिटर्न था वो 13% का था, और इसी टाइम पीरियड में डेट का रिटर्न था वो 11% था। मतलब उस टाइम के इन्वेस्टर्स के लिए तो मतलब सोना सोना, चांदी चांदी, जो मतलब दोनों हाथ घी के अंदर और सर कढ़ाई के अंदर वाले हालात थे। इक्विटी, गोल्ड, डेट, सब का डबल डिजिट रिटर्न। तो बहुत बेहतरीन टाइम पीरियड था उस टाइम पे इन्वेस्टर्स के लिए। सेकेंड फेज में आते हैं। 1992 से 2002 तक का जो टाइम पीरियड था, 10.5 इयर्स, 10 साल 5 महीने का टाइम पीरियड था। ये 10 साल 5 महीने के टाइम पीरियड में नेगेटिव में 3% का रिटर्न सेंसेक्स ने दिया, पॉइंट टू पॉइंट, 1992 से 2002 तक में। इसी टाइम पीरियड में गोल्ड का रिटर्न 4% था, डेट का रिटर्न 12% था। इक्विटी ने निगेटिव रिटर्न, गोल्ड ने सिंगल डिजिट ओनली 4% का रिटर्न, डेट ने बस डबल डिजिट 12% रिटर्न दिया था उस टाइम पीरियड में। अब यहाँ पे समझना क्या जरूरी है कि अगर किसी ने एसआईपी की होती या हर कुछ टाइम पे इन्वेस्ट किया होता, तो उसके रिटर्न्स डेफिनेटली निगेटिव 3% नहीं होते, उसके पॉजिटिव में होते रिटर्न्स। और एसआईपी जो रिटर्न्स उसके अलग होते। ये पॉइंट टू पॉइंट की बात हो रही है कि 10 साल के पॉइंट पे जीरो रिटर्न बना है, निगेटिव रिटर्न बना है। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि .com वाला बबल भी तो इसी 1999-2000 में क्रिएट हुआ था और क्रैश भी हुआ था। तो बीच में मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, लेकिन 1992 से 2002 तक में ऊपर नीचे उठा पटक करके जीरो रिटर्न, निगेटिव रिटर्न बना के सेंसेक्स ने दिए। नेक्स्ट, 2002 से लेकर 2008 तक फिर से बुल रन आया था 5.2 इयर्स का, एंड 49% का सालाना ऑलमोस्ट रिटर्न जनरेट करके सेंसेक्स ने दिया। 17% का गोल्ड ने रिटर्न जनरेट करके दिया, और 5% का रिटर्न बस डेट ने जनरेट करके दिया। यहाँ पे डेट उतना अच्छा नहीं कर पाया। देन 2008 से 2012 तक फिर एक बियर वॉक शुरू हुई 4.4 इयर्स की। निगेटिव 5% का रिटर्न बना इन 4.5 सालों में। 24% का सालाना रिटर्न गोल्ड ने दिया यहाँ पे, एंड 6% का डेट का रिटर्न था एवरेज। अगेन 2012 से 2016 तक 3.7 इयर्स के टाइम पीरियड में अगेन अच्छी मार्केट हुई। 12% का ऑलमोस्ट सालाना सेंसेक्स का रिटर्न था। निगेटिव 2% का गोल्ड ने कुछ पैसा बना के इस टाइम पीरियड में नहीं दिया। 9% का रिटर्न डेट का था। देन अगेन 2016 से 2020 तक 4 साल का टाइम पीरियड है, तो 4% का यहाँ पे रिटर्न बना है। पॉजिटिव में ही बना, लेकिन सिर्फ 4% तक, 2016 से लेकर 2020 तक। देन यहाँ पे 8% का गोल्ड का रिटर्न रहा सेम टाइम पीरियड में, और 8% का डेट का रहा। देन अगेन उसके बाद बुल मार्केट आई 2020 से 2024 तक। 22 में ऑलमोस्ट उसको मान सकते हो 4 साल का पीरियड नहीं, इसको 2-2 साल का भी पीरियड मान सकते हो, या 1 साल का पीरियड। 2021 तो बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए एक साथ 4 साल यहाँ पे ले लिया है।
32% का ऑन एन एवरेज सालाना यहाँ पे पैसा बन गया 4.5 साल में, और गोल्ड ने भी 15% का रिटर्न दे दिया और डेट ने भी 7% का रिटर्न दे दिया। क्या चीज यहाँ पे समझने वाली है वो समझो। पहला तो हमें इक्विटी के अंदर क्या समझ में आ रहा है, एक बुल फेज, एक बेयर फेज, एक बुल फेज, एक बेयर फेज, एक बुल फेज, एक बेयर फेज। ऑलमोस्ट हर पहले 10 साल का लगभग ये, मतलब पहला तो देखो 13 साल का बुल रन चला, फिर 10 साल का बियर वॉक हुआ, फिर उसके बाद वो 5 साल पर आया, 4 साल पर आया, फिर 3-4 ऐसे चल रहे। लगभग 3-4 साल का बियर वॉक पूरा होता है, बियर फेज आता है, और 3-4 साल का बुल फेज आ रहा है। लेकिन देखो हर फेज के बाद मतलब रिटर्न्स कितने अच्छे जनरेट हो रहे हैं। 33% पॉजिटिव, 3% निगेटिव, 49% पॉजिटिव, 5% निगेटिव, 12% पॉजिटिव, 4% निगेटिव, 32% पॉजिटिव। सेंसेक्स की बात हो रही है। तो अभी फिर से हम क्या 24 के बाद चल रहे हैं, हम चल रहे हैं बेयर फेज में। कितने समय तक चलेगा कुछ नहीं पता किसी को। जब बहुत मतलब मेजॉरिटी में इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि ये ओवर हो चुका है, ज्यादातर लोग बाइंग की तरफ आ जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग की तरफ आ जाएंगे, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगेगा। तो हर बुरा फेज के बाद अच्छा फेज और हर अच्छा फेज के बाद बुरा फेज आता है, ऐसा हमें इक्विटी यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर आप देखोगे तो जब भी रैली वाला सिनेरियो होता है तो सारे इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब ये रैली कभी खत्म नहीं होगी, सब लोग पैसा डालते जाते। और जब बुरा फेज आता है, जैसे अभी बुरा फेज आया, 2022 में बुरा फेज आया, 2020 में बुरा फेज आया, तो वहां पे फिर सारे लोगों को लगता है कि नहीं अब तो बुरा ही फेज सिर्फ आएगा, अब अच्छा फेज कभी नहीं आएगा। लेकिन थैंक गॉड असलियत में ऐसा होता नहीं है। अच्छे फेज के बाद बुरा फेज, बुरे फेज के बाद अच्छा फेज आता रहता है। लेकिन हर फेज में इन्वेस्टर को लगता है कि अब यही कंटिन्यू होने वाला है। अब अच्छे फेज में इन्वेस्टर को लगता है बुरा नहीं आएगा, बुरे में लगता है अच्छा नहीं आएगा। लेकिन देखो कम से कम डेटा देख, 1979 से लेकर 2024 तक का डेटा है। इस डेटा को देख के कम से कम समझो। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड के अंदर में लंबा लंबा मतलब फेज आता है जहां पे वो कंसोलिडेट करता रहता है गोल्ड। इसलिए देखोगे तो गोल्ड के उतने तगड़े रिटर्न्स आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो मिल रहा है ठीक ठाक। जैसे 33% सेंसेक्स ने दिया तो 13% उसी टाइम पीरियड में गोल्ड ने दिया। -3%, +4%, 49% सेंसेक्स चला गया, गोल्ड 17% पे रह गया। तो वॉलेटिलिटी इक्विटी के अंदर गोल्ड से भी ज्यादा है, लेकिन गोल्ड में ऐसा नहीं कि वॉलेटिलिटी नहीं है। लंबा लंबा समय जो है वो 2%, 3%, 4% या फ्लैट भी रह जाती है, और फिर उसके बाद कुछ ही सालों में बहुत तगड़ा रिटर्न भी दे देती है। तो गोल्ड वैसा चलते आ रहा है। कभी कभी, अब हमेशा गोल्ड विपरीत नहीं चलता है इक्विटी के। जैसे पहले फेज में देखे तो गोल्ड और इक्विटी दोनों पॉजिटिव था, दूसरे फेज में गोल्ड और इक्विटी दोनों ने रिटर्न नहीं दिया, ऑलमोस्ट नहीं दिया, 3-4% को नहीं मानेंगे। फिर तीसरे फेज में गोल्ड इक्विटी दोनों ने रिटर्न दिया है। चौथे फेज में गोल्ड इक्विटी ने विपरीत काम किया है। फिर पांचवें फेज में भी गोल्ड और इक्विटी ने विपरीत काम किया है। छठा फेज फिर ऑलमोस्ट एक जैसा था दोनों का, और सातवां फेज भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही हम मान सकते हैं। क्लियर है? तो बस यहाँ पे 2008 से लेके और 2016 तक सीधा हम मान सकते हैं कि गोल्ड और इक्विटी उल्टा चले थे, नहीं तो बाकी एक जैसा ही चल रहे हैं। डेट का पहले के समय में रिटर्न ज्यादा हुआ करते थे, उसका धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती रहती है, डेवलप्ड होती जाती है, वैसे वैसे डेट का रिटर्न इकोनॉमी में कम होते जाता है। ये आप डेवलपिंग मार्केट से देख सकते हो। तो ये पूरा पीरियड है। अब ये दिखाने का मेरा मकसद क्या है? ये दिखाने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि पास्ट जो इतने 30-40 साल का डेटा है वो दिखाता है कि बुरा फेज अच्छा फेज, बुरा फेज अच्छा फेज, बुरा फेज अच्छा फेज आता है। इक्विटी के अंदर भी आता है, गोल्ड के अंदर भी आता है। इक्विटी बेटर परफॉर्म कर पाती है, गोल्ड भी ठीक ठाक परफॉर्म कर पाती है। लेकिन गोल्ड के साथ प्लस पॉइंट क्या हो जाता है कि बुरा फेज में भी गोल्ड एक डॉलर एसेट है, वही बस उसके साथ प्लस पॉइंट हो जाता है। हमारा इंडियन इक्विटी डॉलर एसेट नहीं है, लेकिन गोल्ड एक डॉलर एसेट है, ये उसके साथ प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये टोटल इंफॉर्मेशन थी, और ये एक चीज आपको क्या समझना चाहिए इस डेटा के साथ
कि जो SWP की हम बात करते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए कि प्रॉपर 100% हाईली वॉलेटाइल इक्विटी फंड से, जैसे मोमेंटम फंड वगैरह ये सब हो गए, SWP नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर यहाँ पे 10 साल की फेज के 1992 से 2002 के फेज की बात करते हैं, तो जब आप SWP करते हैं तब आप SIP तो नहीं कर रहे होते उसी फंड में। मान लो 1990 तक आपने इन्वेस्टमेंट किया, 1990 से आपने SWP करना स्टार्ट कर दिया, 10 साल तक रिटर्न ही नहीं बने और हाईली वॉलेटाइल भी फंड आपने ले रखा है, तब तो हो जाएगा बुरा हाल। तो SWP करने के लिए फंड जितना स्टेबल हो उतना बढ़िया है, या तो इक्विटी डेट दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट हो तो बढ़िया है, या फिर इक्विटी डेट के साथ गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो तो और ज्यादा बढ़िया है। तो जितने अलग अलग एसेट एक फंड के अंदर होंगे SWP करने के लिए वो उतना बढ़िया होगा। लेकिन अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो प्रॉपर इक्विटी या मोमेंटम, स्मॉल कैप, मिड कैप, किसी से भी SWP कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने देखा है कि अभी के टाइम में ये जो फेजेस है वो छोटे हो गए हैं, तो यहां से जब हम आगे की बात करेंगे तो ये फेज और छोटे होंगे। हो सकता है जो अभी 4-4 साल का चल रहा है वो आगे चल के 2-2 साल का हो जाए। तो ऐसे में ज्यादा परेशानी भविष्य में नहीं होगी। लेकिन हमें एज ए इन्वेस्टर हर जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, उनको माइंड में रख के चलना चाहिए। तो SWP के फेज में या तो बकेट स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए कि जो एकदम लिक्विड पैसा चाहिए वो लिक्विड में, जो शॉर्ट टर्म का पैसा है वो शॉर्ट टर्म में, और जो लॉन्ग टर्म का पैसा है वो इक्विटी में ग्रो होता रहेगा। या तो बकेट स्ट्रेटजी फॉलो करके अपना SWP करते रहिए, या फिर स्टेबल फंड चुनिए, अलग अलग एसेट क्लास वाले चुनिए। अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, तो खतरों के खिलाड़ी बनना है, तो फिर कहीं से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पिछले मैंने एक वीडियो में बोल दिया कि मोमेंटम फंड से SWP मत करो, तो भाई हर वीडियो पे 2-3 लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि क्यों मोमेंटम फंड से नहीं करें, 0.5% निकालेंगे। भाई 10 साल तक अगर रिटर्न ही नहीं बनेगा तो 0.5% निकालोगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, कॉर्पस बहुत ज्यादा घट जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करें कि अच्छा बुरा फेज आते रहता है, परेशान नहीं होना है। क्लियर है?